नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको आपके इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने इस चैनल के कुछ वीडियोस देखे हैं, पसंद आए हैं, तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, आज 19 सितंबर 2022 है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं दो नहीं पूरे 11 जजमेंट्स दी हैं क्योंकि सोमवार का डे है, मंडे का डे है। तो आज पूरी 11 जजमेंट्स माननीय सुप्रीम कोर्ट्स ने दी हैं और जिसमें से 2 नॉन रिपोर्टेबल हैं, बाकी 9 जजमेंट्स जो हैं जो कि रिपोर्टेबल जजमेंट्स हैं। आइए हम थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं किस तरीके की जजमेंट्स हैं। देखिए, एक पहली जो जजमेंट है वो है सिविल अपील 563 ऑफ 2020 की, जो कि एक रिपोर्टेबल जजमेंट है और इसमें सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो अपीलेंट हैं और रिस्पोंडेंट्स हैं जिन्होंने रिस्पोंडेंट्स के ऊपर अपील फाइल की थी। और इसमें क्या हुआ था कि इन्होंने जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक जो सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को चैलेंज किया था और क्योंकि इसे कहा गया है कि होल टाइम मेंबर, जिसे WTM कहा गया है शॉर्ट में, उसमें इंस्ट्रक्शंस दी थी कि रिस्पोंडेंट को कि टू डिस्गॉर्ज द अमाउंट जो अनलॉफुल गेन हुआ है उसको सेट असाइड कर दिया जाए। तो उस ऑर्डर को चैलेंज किया था सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के। तो जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने चूंकि एक जो ऑर्डर्स दिए गए थे उसको ऑर्डर्स को सेटिसाइड कर दिया गया था और उनकी जो सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में जो रिस्पोंडेंट ने जो अपील डाली थी उसको अलाउ कर दिया था और उस ऑर्डर के अगेंस्ट में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने आगे यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की थी। तो यहाँ पर ये बताया कि रिस्पोंडेंट थे वो चेयरमैन थे, मैनेजिंग डायरेक्टर थे कंपनी के, सो एंड सो कंपनी को, और 20 सितंबर 2013 तक, और उसके बाद जो है चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर से हट गए थे और फिर उसके बाद भी डायरेक्टर रहे थे। फिर 2012 में कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ था नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, जिसकी कॉस्ट थी प्रोजेक्ट की 1648 करोड़ थी। और यहाँ पे एग्जीक्यूशन करने के लिए GPIL ने एक स्पेशल पर्पस एक व्हीकल कॉल्ड VGRPPL जो है वो स्टार्ट किया था। तो टोटल ये सारे फैक्ट्स थे बताए गए हैं। उस फैक्ट्स में यही बताया गया था कि इन्होंने इंटरनल रिस्पोंडेंट के ऊपर लगाया गया कि एक इंक्वायरी कंडक्ट की गई थी सेबी ने और इसमें जो है ऑर्डर्स दिया गया था कि इंटरनल जो है ट्रेडिंग की गई है और उस ऑर्डर को चैलेंज किया था रिस्पोंडेंट ने एक सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के बाद। तो वहाँ पे उनकी जो अपील अलाउ कर दी थी और उसके अगेंस्ट में सेबी ने जो है आगे अपील फाइल की थी। तो यही बताया कि अनलॉफुल गेन्स हुआ है इसमें 1.09 करोड़ का शो कॉज नोटिस इशू हुआ था। तो उस ऑर्डर के ऊपर सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में गए थे और लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को कंफर्म किया और उसमें कहा कि कोई इंटरफेरेंस की जो है वो जरूरत नहीं है, इसलिए अपील को डिसमिस कर दिया था। देखिए, दूसरी जो जजमेंट आई है ये एक क्रिमिनल अपील की जजमेंट है और ये भी रिपोर्टेबल जजमेंट है। इसमें जो है जो अपीलेंट है वो और एक रिस्पोंडेंट जो है स्टेट ऑफ राजस्थान है। यहाँ पे कन्विक्शन जो थी वो हाई कोर्ट की जो डिविजनल बेंच में जो क्रिमिनल अपील सुनी गई थी, हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी थी जो अपील डाली गई थी अपीलेंट में, और जो कि ओरिजिनल अक्यूज्ड कहा गया उनको, और क्योंकि और जो ऑफेंसेस थे 302 IPC में उनको कन्विक्ट कर दिया गया था। तो ये सारे फैक्चुअल प्रोविजन है, लेकिन जो अपील है ये अलाउ कर दी गई और क्योंकि ये बताया गया है कि जो गिल्ट था कंप्लीट चेन ऑफ इवेंट्स का जो बनता था वो नहीं कंप्लीट हुआ था। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने एक काफ़ी सीरियस एरर की है, कन्विक्ट किया है अपीलेंट को, और फिर इसमें वही बताया कि जो कन्विक्शन है वो उसको सस्टेनेबल नहीं है 302 और 34 IPC की। तीसरी जजमेंट को देखते हैं। तीसरी जजमेंट किस तरीके की थी। और तीसरी जजमेंट जो है वो एक जो आर्बिट्रेशन से रिलेटेड है, ये एक रिपोर्टेबल जजमेंट है और इसमें ये बताया गया है कि जो एक अपीलेंट जो एंटिटी है जो चाइना में जो कि कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो अवार्ड करती थी टू वेरियस कोल बेस्ड प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, और रिस्पोंडेंट जो है वो एक कंपनी थी कॉर्पोरेट करती है, मतलब इनकॉर्पोरेट इंडिया में कंपनी थी जो इंगेज थी सब जो
एंगेज किया गया था उसको सब कॉन्ट्रैक्टर ऑफ द अपीलेंट। अपीलेंट ने उनको कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे अपीलेंट पे रखा था। तो यहाँ पे ये निकल के आया था कि अपीलेंट ने एप्लीकेशन फाइल की थी सेक्शन 34 आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर, और जो OMP कमर्शियल सूट था सो एंड सो, उसमें अवार्ड को चैलेंज किया गया था कि जिसमें डिविजनल जो कि कमर्शियल जो डिविजनल बेंच दिल्ली हाई कोर्ट में अभी भी पेंडिंग है, और इसके बीच में जो अपीलेंट ने एक इंटरिम एप्लीकेशन फाइल की और इसमें चैलेंज किया गया कि जो स्टे लगाया जाए सेक्शन 36 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर, उन पर स्टे लगाया जाए। और इसके बाद फिर रिस्पॉन्डेंट ने जो है वो सेक्शन 9 के अंदर आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर एक एप्लीकेशन फाइल की थी। तो इसमें कहा गया था कि जो ऑर्डर्स डायरेक्शन मांगे थे कि वो एक सिक्योरिटीज़ जो है वो डिपॉजिट फर्निश्ड करें, और उसके बेसिस पे जो है सेक्शन 9 के अंदर हाई कोर्ट ने एक नोटिस इशू किया था रिस्पॉन्डेंट को सेक्शन 9 आर्बिट्रेशन, और डायरेक्ट किया कि एफिडेविट ऑफ एसेट्स हैं वो फाइल करें इन कॉम्प्लायंस ऑफ द ऑर्डर जो सो। तो इसके बाद जो एप्लीकेशन थी, और फिर देखिए यहाँ पे कंक्लूजन यही निकल के आया था, काफ़ी मतलब जजमेंट्स हैं, और इसमें सप्लीमेंट्री एफिडेविट्स भी है, रिस्पॉन्डेंट ने एप्लीकेशंस भी फाइल की, और कंटेंशंस ये रेज की गई थी कि कंटेंशंस ये रेज की गई थी कि जो अपीलेंट एप्लीकेशन थी, कि कहा कि जो अपीलेंट ने जो एप्लीकेशन जो है सबमिट की थी वो सेक्शन 36(2) ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर थी, जो कि फाइल की गई थी जो रिस्पॉन्डेंट ने जो एप्लीकेशन फाइल की इंटरिम रिलीफ की वो उससे पहले फाइल की गई थी। और इसमें ये बताया कि जो एप्लीकेशन जो है फाइल की गई थी अर्ली ऑर्डर्स को वो पास नहीं करनी चाहिए थी, कि जो कि पास फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ द इंटरिम रिलीफ के लिए विदाउट कंसीडरिंग द एप्लीकेशन, जो अपीलेंट एप्लीकेशन फॉर द स्टे की एप्लीकेशन को डिसाइड बिना वो एप्लीकेशन को नहीं फाइल किया जाना चाहिए था। और यहाँ पर कंक्लूजन ये निकाल के आया था कि जो अवार्ड है 142 करोड़ का जो है वो ऑलरेडी जो है वो फेवर में हो चुका था रिस्पॉन्डेंट को, कोई कॉरिजनल ग्राउंड्स जो है वो नहीं बनता है इसमें। और जो कि ऑर्डर 2041 रूल 5 के तहत जो किसी पर भी स्टे लगाना कि फर्निश करना सिक्योरिटी को, तो वो मेंटेनेबल है। तो हाई कोर्ट ने जो है वो अपनी पावर्स यूज़ की सेक्शन 9 पावर्स अंडर सेक्शन 9 ऑफ द इम्पीच्ड जजमेंट एंड ऑर्डर, और उसमें कोई इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। तो इसलिए जो अपीलेंट की जो एप्लीकेशन फॉर अपीलेंट है सेक्शन 34 थी, सेटिंग असाइड दी ऑर्डर मतलब अवार्ड एक्सपीडिशियस एज पॉसिबल प्रेफरेबली विद इन दी 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ द जजमेंट। तो अपील्स जो है वो चूँकि वो डिसमिस कर दी गई, और लेकिन साथ में डायरेक्शन दी कि हाई कोर्ट को कि जो अपीलेंट की जो एप्लीकेशन है सेक्शन 34 के अंदर, जिसमें कहा गया है कि सेट असाइड किया जाए अवार्ड कोर्ट जितनी जल्दी हो सके 3 महीने के अंदर उसको कर दिया जाए। तो ये तीसरी जो जजमेंट थी, वो चौथी जो जजमेंट आई थी वो कमिश्नर ऑफ ट्रेड टैक्स यूपी वर्सेस रिस्पॉन्डेंट के अगेंस्ट थी। और सिविल अपील जो है 6396 और 6397 ऑफ 2009 की थी। और यहाँ पे जो हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट जो है वो अपील फाइल की गई थी, जिसमें जो हाई कोर्ट ने रिवीजन एप्लीकेशंस थी वो जो कि प्रेफर की थी रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने, और जिसमें वो कंफर्म कर दिया गया था जो ट्रेड टैक्स ट्राइब्यूनल ने उसको उस और एप्लीकेशंस को और एंड होल्डिंग की जो रिकवरी सर्टिफिकेट जो है वो इशू नहीं किया जा सकता है परचेजर के अगेंस्ट। तो उस रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कि जो चूँकि एप्लीकेशन वो डिसमिस कर दी गई थी रिवीजन एप्लीकेशंस, तो अब जो रेवेन्यू ने आगे अपील फाइल की है। और यहाँ पर कंक्लूजन निकल के आया है कि जो अपील थी वो फेल होगी और उसे डिसमिस कर दिया गया विदाउट कॉस्ट। तो इस कंक्लूजन ये निकला था कि कोई एरर कमिट नहीं किया हाई कोर्ट ने, जो उनकी जो रिवीजन पिटीशन डिसमिस की है जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने, जो कि टैक्स और जो ऑर्डर पास किया गया था ट्रेड टैक्स ट्राइब्यूनल में, जिसमें एंडोर्समेंट को सेटिस्फाइड द एंडोर्समेंट ऑफ द रिकवरी सर्टिफिकेट जो इशू किया गया था इन द फेवर ऑफ असेसी अगेंस्ट द परचेजर। तो इसमें फिफ्थ जजमेंट जो है वो एक देखिए ये एक सुओ मोटो पिटीशन आई है, इसमें एक रेफरेंस भेजा गया है कि मिटिगेटिंग जो फैक्टर्स हैं वो
जब जब भी कोई सेंटेंस अवार्ड की जाती है तो उसमें जो मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस है वो उससे कंसीडर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये सारी जजमेंट्स के ऊपर एक जो है रेफरेंस मांगा गया है आगे लार्जर बेंच के सामने, और इसमें भी डिस्कस किया गया था सेक्शन 235 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में। उसमें बताया गया है कि जब भी जजमेंट जज दें और जिसमें अक्यूज्ड कन्विक्टेड हो जाते हैं तो जज जो है वो प्रोसीड करें इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 360 और अक्यूज्ड को सुने और क्वांटम ऑफ सेंटेंस कितनी देनी है उसके अकॉर्डिंगली ही सेंटेंस अवार्ड की जाए। तो यहाँ पे साइड जजमेंट्स को डिस्कस किया और बच्चन सिंह की भी जजमेंट, और कहा कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस भी आए हुए हैं 3 बेंच जजमेंट्स का, और मनोज प्रताप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान की जजमेंट को भी डिस्कस किया है। और यहाँ पे ये बताया कि जो है क्लैरिटी की जरूरत है, एक यूनिफॉर्म अप्रोच बनाई जाए ताकि जो अपॉर्चुनिटी मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटी दी जाए कि फॉर्मल हियरिंग एज अपोज टू द फॉर्मल हियरिंग फॉर द इशू ऑफ द सेंटेंस। तो यहाँ पर 3 बेंच जजमेंट ने ये रेफरेंस के तौर पे जो है वो लार्जर बेंच के पास भेज दिया। उसमें बताया था कि कैपिटल जो पनिशमेंट जो है वो इस चॉइस ऑफ सेंटेंस है, एग्रीवेटिंग सर्कमस्टांसेस जो है वो हमेशा रिकॉर्ड में लिए जाते हैं और जितना प्रोसिक्यूशन एविडेंस को लिया जाता है जिससे कन्विक्शन हो जाती है, और अक्यूज जो है वो रेयरली स्केर्सली जो है वो मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस है वो रिकॉर्ड में ला पाता है। तो इसके लिए एक कहा कि एक होपलेस डिसएडवांटेज है। तो कोर्ट को ये ओपिनियन है कि वो इस पे क्लैरिटी ले और यूनिफॉर्म अप्रोच जो है फॉर द ग्रांट ऑफ मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटी जो है वो दी जाए एज ए रिपोर्ट टू द फाइनल हियरिंग, फॉर्मल हियरिंग के तौर पे टू द अक्यूज्ड और कन्विक्ट, जिससे फॉर द इशू ऑफ द सेंटेंस। इसमें एक रिवीजन के लिए रेफरेंस के तौर पे एक लार्जर बेंच के पास भेज दी गई है, सो मोटर रिट पिटीशन थी। और ये जो छठी जजमेंट है वो जो ये बनाई गई है ये 5 बेंच जजमेंट ने भेज दी गई थी। एक रेफरेंस जजमेंट थी इसमें, और कोर्ट ने जो है कहा कि जो रेफरेंस है वो फेल होता है क्योंकि यहाँ पर ये रेगुलर बेंच ने ये क्वेश्चंस पूछे थे कि जो पान मसाला जो है जो जिसमें गुटखा और तंबाकू होता है वो कवर्ड होते हैं एंट्री अंडर द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द एडिशनल ड्यूटीज ऑफ द एक्साइज गुड्स ऑफ द स्पेशल इंपॉर्टेंस एक्ट 1957, जिसे एडी एक्ट कहा गया, और टैक्सेबल है वो अंडर दिल्ली स्टेट एक्ट्स और उत्तर प्रदेश स्टेट टैक्स एक्ट और द तमिलनाडु जनरल सेल्स टैक्स एक्ट। तो कोर्ट ने यहाँ पर यही है कि जो रेफरेंस मांगा गया था 2 बेंच ने, वो इसने ये पूछा था कि जो कोठारी प्रोडक्ट्स वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश है जो, और उनकी लाइन में जो जजमेंट्स हैं और जहाँ पे सेंट्रल सेल्स टैक्स वर्सेस आगरा बेल्टिंग वर्क है, तो जो उनकी जो लाइन में जो जजमेंट्स है वो करेक्ट है इन लॉ, और प्रॉपर गाइडलाइंस किस तरह से होनी चाहिए कि जो कि ओवर रूल कर सके अर्ली डिसीजन ऑफ द कोर्ट, और टू व्हाट एक्सटेंट शुड बी कोर्ट बी गाइडेड बाय द प्रोपोजिशन, किस एक्सटेंट तक कोर्ट है गाइडेड होती है प्रोपोजिशन पे। तो देखिए यहाँ पर 4 जजेस ने जो है वो फेवरेबल बोला और 5th जज ने भी फेवरेबल बोला, मतलब सब में एक यूनिफॉर्म ओपिनियन बनाया। और 5th जज थे ऑनरेबल जज, उन्होंने थोड़ा सा और मॉडिफाई किया है जो पॉइंट नंबर 2 भेजा गया था रेफरेंस के तौर पे, और कोर्ट ने यही पाया कि कोई डिसेंटिंग व्यू नहीं है इसमें, और आर्टिकल 45 जो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यही कहता है कि मेजॉरिटी ऑफ द जजेस हैं वो कंसीडर किए जाते हैं एज ए जजमेंट और ओपिनियन ऑफ द कोर्ट, और लार्जर बेंच स्ट्रेंथ का होगा वो प्रिवेल करेंगे जो लेसर स्ट्रेंथ के डिसीजन पे। तो ये रेफरेंस जो था वो फेल हो चुका था, और ये सेकंड जो पार्ट था उस पर बताया गया था कि जो टबैको और जो गुड्स हैं फर्स्ट शेड्यूल एडी एक्ट के अंदर आते हैं वो एग्जेम्प्ट होते हैं सेल टैक्स एक्ट में और सेल टैक्स एनैक्टमेंट्स में, और उन्हें तभी एलिजिबल किया जा सकता है अंडर द स्टेट एनैक्टमेंट, जब तक कि स्टेट जो एनैक्टमेंट करती है बाय अमेंडिंग दी शेड्यूल देयर टू, तो शेड्यूल को अमेंड करने के बाद ही जो है वो कर सकती हैं। तो कोर्ट ने ये कहा कि जो है कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो रेफरेंस जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए ये टोटली जो भेजा गया वो इनकॉम्पिटेंट है,
और फ्रेश डिसीजन के लिए रेगुलर बेंच के सामने भेज दिया जाए। और अब आइए, ये आपकी 7th जजमेंट है, और इस जजमेंट में स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स वर्सेस रिस्पोंडेंट का केस था। एक स्पेशल लीव पिटीशन नंबर यहाँ पे नहीं बताया गया, और डायरी नंबर जो है वो बताया गया, और 278424 ऑफ 2020। ये पेंशन से रिलेटेड था, और इसमें जो सिंगल रिट पिटीशन थी वो अलाउ कर दी गई थी, और डिविजनल बेंच जो है स्टेट ऑफ राजस्थान गए थे, लेकिन उनको जो है रिजेक्ट कर दी थी। अब वे सुप्रीम कोर्ट में आए, सुप्रीम कोर्ट में भी जो है उनकी पिटीशन डिसमिस हो गई, और कहा कि जो पेंशन के लिए वो पूरी तरह इंटाइटल्ड है, और उनकी अपॉइंटमेंट भी प्रोसेस के थ्रू हुई थी। और क्योंकि 2 बच्चे हैं उनमें, सॉरी इसमें नहीं बताया गया, सॉरी, और सॉरी इसमें नहीं है, वो दूसरे जजमेंट का था। इसमें ये बताया गया था कि ये पेंशन से रिलेटेड है, और इसमें बताया गया था कि ट्रांसफ़र हुई थी यहाँ पे दूसरे, मतलब एक जॉब में थे और उस जॉब से छोड़ के रिज़ाइन करके वो दूसरे जो RPSC में अपॉइंटमेंट लिया गया था। और चूंकि ये पेंशन से रिलेटेड था, और कहा कि जो इसमें कोई लिमिटेशन जो है वो नहीं होगा, क्योंकि आर्टिकल जो 226 के अंदर जो हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दी है वो ठीक दी है, क्योंकि डिस्क्रिशनरी व्यू होता है इसमें, और डिनाइल करना है कि जो पेंशन जो डिनाइल करना वो कंटिन्यूइंग रॉन्ग होगा, और जो रिटायर्ड एम्प्लॉय हैं उनको जो है डिफ़िकल्टीज आएंगी। इसलिए जो फ्रेम्स किया गया है, फाइनेंशियल रूल्स फ्रेम किए गए थे गवर्नमेंट ने, सच एज पेंशन रूल्स, जो है वो कोर्ट्स को लीनियंट होना चाहिए, लीन होना चाहिए इंटरप्रिटेशन के लिए, जो कि एम्प्लॉयज़ के फेवर में जाना चाहिए। तो इसमें जो है कहा कि हाई कोर्ट का जो डिसीजन एकदम करेक्ट है, और जो इन्होंने प्रॉपर्ली इंटरप्रिटेशन किया गया 25(2) ऑफ द रूल्स, जो कि एक प्लॉजिबल इंटरप्रिटेशन की गई थी, और इसमें अब इंटरफेयर की जरूरत नहीं बनती है। तो स्पेशली पिटीशन जो थी वो डिसमिस कर दी स्टेट की। अब ये 8वीं जजमेंट जो है वो एक सिविल अपील है 296 ऑफ 2020 की, और ये एक सेक्शन 62 ऑफ इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्टसी कोड के अंदर अपील फाइल की गई थी। और चूंकि जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने जो अलाउ कर दी थी, कंपनी की जो अपील को अलाउ कर दी थी, जो कि रिस्पोंडेंट ने जो फाइल की थी, और जो ऑर्डर था वो सेट असाइड कर दिया गया था, जो कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने दिया था। और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने जो एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया था, कि इस ग्राउंड में कि रिस्पोंडेंट की जो एप्लीकेशन है वो बैरिड बाय द लिमिटेशन है। और इस यहाँ पे बताया कि जो लिमिटेशन जो है वो कंक्लूजन निकल के आया कि लिमिटेशन जो है वो वाइंडिंग ऑफ द प्रोसीडिंग्स जो होती है मद्रास हाई कोर्ट की, स्टॉप्ड रनिंग फ्रॉम द डेट, जिस डेट से जो वाइंडिंग प्रोसेस जो है फाइल किया गया वहीं पे जाके स्टॉप्ड होती है। और इनिशिएशन ऑफ द प्रोसीडिंग्स जो है इन द मद्रास हाई कोर्ट जो है कि उससे लिमिटेशन जो है इससे नहीं बचा जा सकता है, कि फॉर इनिशिएशन ऑफ द प्रोसीडिंग्स फॉर लिमिटेशन अंडर CRP इन द NICIT ऑफ द सेक्शन 705 EC। और कहा कि क्लेम जो है वो बेशक वो बार नहीं है लिमिटेशन के, लेकिन जो रेमेडी है फॉर रियलाइजेशन ऑफ क्लेम जो है वो बार है लिमिटेशन से, इसलिए NCLT का जो ऑर्डर है वो अनसस्टेनेबल है लॉ में, और इस अपील को लॉ कर दिया, NCLT के ऑर्डर को सेटिस्फाइड कर दिया। और साथ में कह दिया कि रिस्पोंडेंट जो है वो इंटाइटल्ड है इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, और पेंडिंग प्रोसीडिंग्स जो है परस्यू, कोई भी पेंडिंग प्रोसीडिंग्स को परस्यू कर सकते हैं। अच्छा, तो अब ये 5वीं जो जजमेंट है ये एक पुर्तगीज से रिलेटेड है, जो कि पुर्तगीज सिविल प्रोसीजर कोड से रिलेटेड है, और इस अपील भी जो टेंडर की गई थी ये एक बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा की गई थी। और ये चूंकि
ये जो है पुर्तगाली सिविल प्रोसीजर कोड से रिलेटेड है, जो कि आर्टिकल 1369 और 1447 से रिलेटेड है। तो इसमें भी हाई कोर्ट की जो जजमेंट थी उसको इंटरफेयर नहीं किया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, और अपील जो है वो खारिज करती थी। तो ये 9 जजमेंट्स थी, नॉन रिपोर्टेबल जजमेंट्स थी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बताइएगा कि कौन सी जो जजमेंट है उस पर अलग से वीडियो बनाया जाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।